नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड स्टॉक के नाम से। रिफेक्स के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। 470 रुपए 60 पैसे इसका करंट प्राइस चल रहा है और 42 रुपए 75 पैसे की ग्रोथ के साथ ये स्टॉक आज अपर सर्किट में लग गया। सबसे पॉजिटिव और सबसे बेस्ट न्यूज इस टाइम की यही है कि स्टॉक अपर सर्किट में लग गया। और यहाँ पे जो अपकमिंग टारगेट बनने वाला है, जिसको ये सितंबर और अगस्त अक्टूबर के स्टार्टिंग में अचीव करने वाला है, मतलब अपने सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है जिसको ये सितंबर के एंड तक अचीव करने वाला है, वो यहाँ पे वैल्यू बन रही है। जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है वो 590 रुपए के आसपास बन रहा है। 590 प्लस के आसपास बनने वाला है, जिसको ये इस 15 से 20 दिन में अपने टारगेट की हायर वैल्यू को अचीव करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद इसका जो नेक्स्ट अपर सर्किट है वो जनवरी के एंड में लगने वाला है और फरवरी के स्टार्टिंग में लगने वाला है, तो उसके लिए भी इसको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे दो सबसे बड़े फैक्टर थे जिनकी वजह से स्टॉक हो गया था, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस चल नहीं पा रही थी। स्टॉक एक खास परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा था। उन दोनों फैक्टर्स के ऊपर भी हम बारीकी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि मैं लगातार 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। बार बार ये चीज कह रहा हूं आप लोगों को कि भाई साहब, जब आपने इतने दिन होल्डिंग किया है तो 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक इस स्टॉक को जरूर होल्ड करो। इस स्टॉक में आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, जबरदस्त अपर सर्किट देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स है या विजिटर्स है वो समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं कि भैया आपके पास ऐसा क्या मिल गया कि आप इस स्टॉक के बारे में इतनी प्रिडिक्शन दे रहे हो। ठीक है, आप कोई कैंडल चार्ट भी नहीं दिखाते, फिर भी आप बोल रहे हो कि लगातार 5 या 15 सितंबर के बीच में इसमें अपर सर्किट लगेगा, जबकि हमारे स्टॉक की तो यहाँ पे पोर्टफोलियो की तो यहाँ बैंड बजी पड़ी है और आप ऐसे कह रहे हो फेक है, ये है वो है। लेकिन देखो, मैं आपको दो सबसे बड़ी चीज बताता हूँ जिसको आपको अपने अगर आप स्टॉक मार्केट में कामयाब होना चाहते हो। सबसे पहली चीज कि कैंडल स्टिक चार्ट से कभी भी आप फ्यूचर की एक्टिविटी का पता नहीं लगा सकते। जितने भी वीडियो मेकर होते हैं उनके पास स्टॉक मार्केट का सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, कैंडल चार्ट, जिसके बेस पे वो पूरी की पूरी वीडियो को समेट देते हैं। ठीक है, और अच्छे खासे मतलब विजिटर्स उनको मिल जाते हैं। कभी भी कैंडल चार्ट से आप पास्ट की एक्टिविटी को देख के अपने आप के अंदर सुधार कर सकते हो, ना कि भविष्य की गतिविधियों का पता लगा सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज, किसी भी कंपनी के स्टॉक का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट जो होता है उसके बेस पे कभी भी स्टॉक नहीं चलता। फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे उस स्टॉक की कंपनी चलती है, ना कि स्टॉक चलता है। जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, वैसे स्टॉक को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो चाहे आपका स्टॉक का जो फंडामेंटल वो एमआरएफ का ही क्यों ना हो, उसको पिटने से कोई मार्केट में रोक नहीं सकता। आप एग्जाम्पल के तौर पे यस बैंक, सिंटेक्स और थॉमस कुक की हिस्ट्री को चेक कर सकते हो। वो तो सबसे बड़े दिग्गज स्टॉक थे अपने टाइम के। यस बैंक तो इतना बड़ा था कि लोग उसे ब्लैक डायमंड बोलते थे। ब्याह और शादियों के अंदर वो लोग दहेज में अपने दहेज के अंदर उनके स्टॉक्स देते थे, बोलते थे कि भाई हमने अपने बेटी के दहेज में इतने स्टॉक दे दिए ब्लैक डायमंड के। आज ब्लैक डायमंड की हालत देखो, क्योंकि मार्केट के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा महंगाई बना दी थी, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी बना दी थी कि वो स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो धरा का धरा रह गया। जितने भी वहां पे बिड लगाने वाले बंदे थे या जितने भी उस स्टॉक के अंदर पार्टनरशिप में थे, सब रोड पे लाके खड़े कर दिए थे। ठीक है, तो जब ब्लैक डायमंड जैसे स्टॉक पिट सकते हैं तो इनकी तो चीज ही क्या है। ठीक है, तो ये दो चीज हमेशा याद रखना, कैंडल चार्ट और फंडामेंटल से कभी स्टॉक नहीं चलता, स्टॉक लिक्विडिटी से चलता है। अब दो सबसे बड़े फैक्टर बताता हूं जिनकी वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या वीडियो पे नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट कर सके, अपग्रेड कर सके। इसमें जो सबसे बड़े दो फैक्टर है उसमें से जो पहला फैक्टर है वो तो है यूरोप के मार्केट को लेके। अगर यूरोप की मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम एनवाईएससी की बात करेंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो दम रखता है। अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो पूरे एशियन मार्केट को हिलाने का दम रखता है, फ्लक्चुएट करने का दम रखता है। एशिया के अंदर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इतना पावरफुल नहीं है जितना एनवाईएससी है, क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वो सब वहीं से ऑपरेट होती है।
ठीक है। तो पावरफुल वहां पे स्टॉक एक्सचेंज है वो। अब वहां पे जो यहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था वो अगस्त से शुरू हुआ